जी हाँ, नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और IBN7 और लोकमत के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अरविंद केजरीवाल के पास, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर दरअसल ये कि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना वजूद स्थापित किया है और साथ ही साथ जिस तरीके से अपना स्थापित प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर उभरे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता जो मिलने वाली थी उसके रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बनकर उभरे हैं। महज 1 साल के अंदर उन्होंने यह कारनामा कर रखा। अरविंद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप खुश हैं इलेक्शन के परिणाम से? मेरी खुशी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं समझता हूं आज एक बहुत बड़ी घटना घटी है इस देश में कि एक नई किस्म की राजनीति स्थापित हुई है। इस देश का आम आदमी परेशान हो चुका था, महंगाई से, भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था इस देश का आम आदमी। और हमारी पार्टी में कौन लोग जीते हैं? जैसे राखी बिरला जीती है। कौन है राखी बिरला? कौन जानता है? एक सामान्य सी लड़की, छोट पत्रकार थी, उसने राजकुमार चौहान को हराया है। कितना बड़ा मंत्री। अशोक चौहान जीते हैं। कौन है अशोक चौहान? अंबेडकर नगर से। चौधरी प्रेम सिंह को 40 साल से चौधरी प्रेम सिंह जीत रहे हैं, उनको हराया। अखिलेश मनी त्रिपाठी मॉडल टाउन से जीते हैं। अखिलेश मनी त्रिपाठी कौन है? सिविल सर्विसेज। ये सारे आम आदमी थे, आम लोग थे। इनके बारे में मीडिया वाले कहते थे कि इनके कैंडिडेट्स को तो एक्सपीरियंस नहीं है, ये है वो है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब इस देश का आम आदमी खड़ा हो जाता है ना, तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। आज इस देश में बड़े बड़े सिंहासन डोले हैं, बड़े बड़े लोगों के सिंहासन चले गए हैं। मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं 22,000 वोट से या 25,000 वोट से 26,000 वोट से जीत गया। ये मेरी जीत थोड़ी है। ये जो विक्ट्री मार्जिन है, ये दिखाता है कि जनता के अंदर कितना ज्यादा गुस्सा था, कितनी ज्यादा दुखी हो चुकी थी जनता। आज तक विकल्प नहीं था लोगों के पास। वही बीजेपी, वही कांग्रेस, वही बीजेपी, वही। पहली बार ईमानदार विकल्प मिला लोगों को। और ये एक तरफ उम्मीद दिखाता है और दूसरी तरफ गुस्सा दिखाता है। तो क्या आपने आम आदमी को खास आदमी बना दिया एक तरीके से? इस देश के आम आदमी को खास आदमी बना दिया। और ये जितने सो कॉल्ड VIPs थे ना, इनके सबके आज आम आदमी ने सिंहासन डोल दिए। बट अरविंद, आप विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरे हुए हैं। अगर सरकार नहीं बनी तो थोड़ी बहुत निराशा भी हो सकती है आपको? हमें उम्मीद थी कि सरकार बनेगी। उस हद तक थोड़ी बहुत निराशा जरूर हो सकती है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत हुई इस देश में। आज ये एक बहुत बड़ी बात हुई, एक ठोस घटना घटी। सारी चीजें, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक ही दिन में सारी चीजें अचीव नहीं हो जाती हैं। तो अब यहां से इस पूरी मुहिम को आगे ले जाया जाएगा। आज दिल्ली की जनता ने इस देश को एक बहुत बड़ी आशा की किरण दी है। एक पौधा फला है। अब इस पौधे को हम सबको मिलकर सींचना है। इस देश के लोगों को अब साथ आना पड़ेगा। इस देश के लोगों को एक बहुत जबरदस्त उम्मीद निकली आज। इस देश के सारे ऐसे लोग जो एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं, अच्छा भारत चाहते हैं, सुनहरा भारत चाहते हैं, उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आपके चेहरे में मैं संतोष देख रहा हूं। अमूमन जब मैं पहले आपसे मिला करता था तो चेहरे पे कभी तनाव नजर आता था, कभी गुस्सा नजर आता था। अरविंद केजरीवाल थोड़ा मुस्कुराते कम थे, लेकिन आज चेहरे पर संतोष नजर आ रहा। लेकिन प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते सवाल इस बात को है कि दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी कैसे? क्या आप सरकार बनाने में किसी तरीके का सहयोग देने के लिए तैयार होंगे? किसको दें सहयोग? अगर बीजेपी आपसे सहयोग मांगे? बीजेपी को कैसे दें सहयोग बताओ? कांग्रेस को कैसे दें सहयोग? ये दोनों ही पार्टियां कुछ करने लायक होती तो हमें आम आदमी पार्टी क्यों बनानी पड़ती? ये दोनों ही, लोकपाल बिल पास कर दो, स्वराज का कानून पास कर दो, राइट टू रिकॉल पास कर दो, राइट टू रिजेक्ट पास कर दो। ये व्यवस्था ही सुधार देती, एक आम आदमी की जिंदगी सुधार देती, तो हमें आम आदमी पार्टी बनानी क्यों पड़ती? यानी आप सरकार बनाने के लिए किसी को किसी तरीके का कोई सहयोग देने के लिए तैयार नहीं? कैसे दें सहयोग? नहीं देंगे। आप सरकार बनाने के लिए, अगर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर आपको सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं तो क्या आप सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? हम कैसे बनाएंगे सरकार? मान लीजिए अगर बीजेपी अपना बहुमत नहीं साबित कर पाती, जो परंपरा होती है, जो सेकंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, उसको बुलाया जाता है। हमारे पास तो मेजॉरिटी नहीं है, हम तो बना नहीं सकते। आप सरकार बनाने के लिए किसी को कोई सहयोग नहीं लेंगे? नहीं। बिल्कुल एडमेंट है? बिल्कुल। किस परिस्थिति में आप सरकार बनाएंगे? जब आपको पूर्ण बहुमत मिलेगा तभी होना चाहिए, तब जब पूर्ण बहुमत। देखिए, हम ये जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करने आए, सत्ता की राजनीति नहीं करने आए, सत्ता हथियाने और सत्ता पाने नहीं आए हम लोग। इस देश की राजनीति बदलने के लिए आए हम लोग। अपने अपने कैरियर छोड़ के आए, यहाँ कैरियर बनाने के लिए नहीं आए। किसके साथ सहयोग करें, किसके साथ सत्ता का गठबंधन करें? हमें ये गठबंधन की राजनीति नहीं, राजनीति बदलनी है। यानी अगर क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस सपोर्ट करेगी नहीं, कर सकती है सपोर्ट करेगी। मैं तो ये कहूंगा, देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी सेम है।
दोनों भ्रष्टाचार करते हैं, दोनों सांप्रदायिकता करते हैं, दोनों अपराध करते हैं, दोनों का सब कुछ मैच करता है। पीठ पीछे दोनों में अच्छी सेटिंग है, सीक्रेट मीटिंग होती है। इस बार खुल के ही आ जाओ, साथ आ जाओ, खुल के साथ आ जाओ, बनाओ सरकार। उसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है कि बीजेपी कांग्रेस के साथ मिलकर या कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट करते हो सरकार बनाने की कोशिश। आप थोड़ा सा इनकी बेशर्मी पे भरोसा रखिए, देखो भी 3-4 दिन में क्या जोड़ तोड़ करते हैं ये लोग। अरविंद, आपके तेवर आज भी वैसे बरकरार है, लेकिन मेरा सवाल इसी बात को लेकर, अगर बीजेपी सरकार बनाने में अक्षम होती है और आप सरकार बनाने की कोशिश नहीं करते, वैसे में क्या दिल्ली के अंदर सरकार नहीं बनती, आप क्या चाहेंगे? फिर चुनाव हो, लोग चुनाव को अगर फिर चुनाव होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकते हैं दोबारा चुनाव। देश को बदलने के लिए अगर एक और चुनाव होता है, ईमानदार राजनीति स्थापित करने के लिए एक और चुनाव होता है। कुछ लोग मेरे को कहते हैं एक और खर्चा आएगा, मैंने कैलकुलेट किया था कितना आएगा, 50 करोड़ 100 करोड़ टोटल एक चुनाव का, एक स्टेट में चुनाव का आता है। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट में ही 500 करोड़ खा जाते हैं। अगर 50 करोड़ 100 करोड़ एक खर्चा आ भी गया तो कौन सी बड़ी बात है। पर वैसे मैं ये कहूंगा, ये बीजेपी कांग्रेस वाले मिलके बनाएं अपनी, दे शुड नॉट इम्पोज इलेक्शन ऑन द पीपल। बट अगर नहीं होता है तो चुनाव एकमात्र संभावना बचती, जिसके लिए आप तैयार हैं? हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है, जनता तैयार है। हम कौन है? मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारी अरविंद केजरीवाल की कोई औकात नहीं है। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम मरे कुचले भ्रष्टाचार महंगाई से पीड़ित लोग हैं इस देश के, लेकिन आज आम आदमी खड़ा हो गया है। और ये क्यों खड़ा हुआ? पहली बार किसी ने सच्चाई और ईमानदारी से राजनीति करने की बात करी। नहीं तो राजनीति का क्या मतलब होता था? गुंडागर्दी, अपराध, भ्रष्टाचार। आज पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो सच्चाई और ईमानदारी से चुनाव लड़ने की बात करती है। बट अरविंद, अब आप एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा होंगे, या उस राजनीतिक संस्कृति में उस राजनीतिक संस्थान का हिस्सा होंगे जिसको आपने रामलीला मैदान से और जंतर मंतर से जमकर गालियां दी। अब उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर उसी सत्ता तंत्र का आप हिस्सा होने जा रहे हैं। ये सत्ता तंत्र जो है बहुत ही क्रूएल होता है, रूथलेस होता है, और ये बड़ों को जो है वो भ्रष्ट कर देता है। लाल बहादुर शास्त्री ने तो की थी अच्छी राजनीति, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी की थी, सरदार पटेल ने भी की थी, वो तो भ्रष्ट नहीं हुए। सरकार बनाने के लिए बहुत जोड़ तोड़ होगा। आपको अपने विधायकों पर इस बात का भरोसा है कि वो टूटेंगे नहीं? 100% सारे देश के लिए आए। सत्ता भ्रष्ट कर देती है। आपके विधायकों को पहले से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? कांटेक्ट अभी तक कोई नहीं टूटा। हर एक ने तुरंत हमें बता दिया फोन करके कि मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, कोई नहीं टूटा, कोई नहीं टूटेगा। इस बात का पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। किसी तरीके का लालच दिया जाएगा, करोड़ों रुपए खोले जाएंगे, पेटियां खोली जाएंगी? और कईयों ने मुझे बताया कि बीजेपी वाले आए थे और बोले, हमने उनको कहा कि सर कटा देंगे। बोला देश के लिए आए हम यहाँ पे, हम सत्ता लेने नहीं आए हैं, सत्ता हथियाने नहीं आए हैं, सर कटा देंगे लेकिन पैसे नहीं लेंगे तुमसे। अरविंद, आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी पार्टी एक मुद्दे की पार्टी है, सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी। कौन कहता है? जब आप सत्ता में आएंगे, जब आप विपक्ष में होंगे, तो आपकी पार्टी का पूरा एक खाका होना चाहिए, रूपरेखा होनी चाहिए, उसकी विचारधारा होनी चाहिए। शायद बहुत सारे लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं। वो तो मैनिफेस्टो पढ़ो आप हमारा। पढ़ा आपने? मैंने तो पढ़ा है। अच्छा लगा? ठीक लगा मुझे। हाँ, उसमें सब कुछ है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कौन लोग कहते हैं? ये तो एक ही मुद्दे की पार्टी है, एक ही मुद्दे की पार्टी है, भ्रष्टाचार की। हम कहते हैं भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो, तो ये नेता वाले कहते हैं अरे इनकी तो आइडियोलॉजी नहीं समझ आती। कैसे आएगी समझ में? हम कहते हैं नेताओं को जेल भेजो, जनता को आ जाती है सारी समझ। जनता को हमारी आइडियोलॉजी भी पसंद आ जाती है, जनता को हमारी सारी नीतियां भी पसंद आ जाती है। कहते हैं हाँ, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए, देश को भ्रष्टाचार से बचाना चाहिए। भ्रष्टाचार दूर होएगा तो शिक्षा सुधरेगी, भ्रष्टाचार दूर होएगा तो स्वास्थ्य सुधरेगा, अस्पतालों में दवाइयां मिलेंगी, सड़कें ठीक बनेंगी, बिजली के दाम कम होंगे, पानी के दाम कम। ये जनता को समझ आ गया, नेताओं को नहीं समझ आता, समझना नहीं चाहते ना। एक मुद्दे की पार्टी आप नहीं है ना, और ना ही लोकपाल बनाने के बाद, जैसे कुछ लोगों ने, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा कि अगर हमारी 3 मांगे अगर मान ली गई होती है, अब मान ली जाए लोकपाल अगर लागू कर दे तो हम पार्टी को भंग कर देंगे। ये नहीं होने वाला? नहीं, अब नहीं होने वाला। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। यानी संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन होगा इस देश में। इस देश में ये सारी सत्ता जो 65 साल पहले हमने इन पार्टियों को सौंपी थी, हमने सोचा था कुछ भला करेंगे ये लोग, इन्होंने लूट लिया देश को। अब ये सारी सत्ता जनता के हाथ में वापस सौंपनी है, स्वराज लेके आना है इस देश के अंदर, जनता राज करेगी, ऐसी व्यवस्था लेके आनी है इस देश के अंदर। आपको प्रमुख विपक्षी दल के नेता की हैसियत से आपको कैबिनेट रैंक हासिल होगा, तो आप तमाम व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे, जो प्रिविलेजेस, जो पर्क्स आपको मिलेंगे, लाल बत्ती मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, ना तो मैं लाल मिल जाए आपको, ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा,
और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो अगर मैं कोई लूंगा तो लोगों ने, मैं अभी विधानसभा में जब चक्कर लगा रहा था, का दायित्व होगा आपको देना, तो मैं लूंगा ही नहीं उनसे। तो वो जब मैं अगर लूंगा तो वो लोग सब, कईयों ने मेरे को कहा जी आपका एफिडेविट संदूक में रख लिया, कल को लोगे तो हम ला के दिखा देंगे आपको। वो जो तमाम विधायक है उनके ऊपर भी ये नियम लागू होगा पूरी तरीके से? वो भी लागू होगा उन पर। और जो उनको तनख्वाह के तौर पर मिलेगा उसका क्या करेंगे? तनख्वाह कितनी मिलती है, जो भी मिलती है उसके ऊपर अभी हमने कुछ कहा नहीं है। एक बार बैठ के डिस्कस कर लेंगे। अगर ज्यादा तनख्वाह होगी तो कुछ दान दे देंगे या कम ले लेंगे, सोच लेंगे जैसा भी। लेकिन अरविंद, आपने किन क्षणों में राजनीतिक दल बनाने का फैसला किया? कौन सा क्षण था? क्योंकि अन्ना आंदोलन के आप बड़े नेताओं में से थे। अन्ना जी आपके साथ नहीं जुड़े। देखिए, सब 2 साल में सब कुछ करके तो देख लिया था। इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाए, इन लोगों के सामने सब कुछ किया। 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया। आप याद करो, जब अन्ना जी 13 दिन के अनशन पे बैठे थे, सारी संसद के अंदर बैठ के सारी पार्टियों ने प्रॉमिस किया था कि अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दो, हम लोकपाल बिल पास कर देंगे, आपकी तीनों शर्तें मंजूर है। याद है आपको? प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी, विलासराव देशमुख चिट्ठी लेके आए थे, प्रधानमंत्री ने भी कहा था चिट्ठी लिख के। 2 साल हो गए, क्या हुआ उसका? सारी पार्टियों ने धोखा दिया इस देश को। प्रधानमंत्री ने धोखा दिया। 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया। क्या करते? और इनकी बला से तो जंतर मंतर पे अनशन कर करके मर जाओ, ये लोग बड़े खुश हो जाएंगे। इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा था कि अब कीचड़ के, अब अंदर जाना पड़ेगा सिस्टम के। अन्ना जी कहते हैं राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे। हमने कहा जी अब गंदे भी हो जाएंगे, तब कीचड़ के अंदर अब खुद ही घुसना पड़ेगा और खुद ही झाड़ू लेके इस कीचड़ की सफाई करनी पड़ेगी। अन्ना हजारे आपसे सहमत नहीं है, जो आपके नैतिक गुरु भी हैं और आपके दार्शनिक गुरु भी हैं। मैं सहमत हूं, वो सहमत नहीं है मुझसे। जब आप इतनी सीटें जीत कर लाए हैं, आपकी अन्ना हजारे से कोई बातचीत हुई है? उनका किसी तरीके का आशीर्वाद मिला? नहीं, मेरी बीच में थोड़ा आपसे नाराज भी नजर आ रहे थे जब कैंपेन चल रहा था। हाँ, वो नाराज भी थे। आज मेरी कोई बात नहीं हुई, मेरी बात कराते नहीं इनके पीए। कई बार अगर वो साथ होते तो आपकी जीत और बड़ी हो सकती थी? पक्की होती। और हमारी जीत थोड़ी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये हमारी जीत नहीं आपकी पार्टी है, दिल्ली के लोगों की जीत है ये। दिल्ली के लोगों ने आज पूरे देश को एक दिशा दिखाई है। एक स्वच्छ राजनीति की इस देश के अंदर शुरुआत हुई है। कभी सोच सकते थे कि एक ऐसी पार्टी आएगी जो 1 नंबर के पैसे से चुनाव लड़ेगी? 1 साल पहले जब हमने शुरू किया था तो मीडिया वाले ही पूछते थे आप पैसा कहां से लाओगे, चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आएगा? विदेशों से पैसा ले रहे हैं ना आप? तो विदेशों से कौन है? विदेशों से, विदेशों से वो लोग दे रहे हैं पैसा जो भारत में रहते थे और अब बाहर चले गए हैं, लेकिन इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, इंडियन सिटीजन हैं। लीगली एकदम वैलिड है वो? लीगली एकदम वैलिड है। हम फॉरेनर से पैसा नहीं ले रहे। ये तो इन्होंने बदमाशी करके वो गलत फहमी फैला दी। तो 1 साल पहले कहते थे कहां से पैसा लाओगे, पैसा नहीं है, बाहुबल नहीं है, कैसे चुनाव लड़ोगे? मैं कहता था हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास ईमानदारी है। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो है, मतलब वो तो ऐसे ब्रश साइड कर देते थे। सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो ना, तो इस ब्रह्मांड की सारी अच्छी शक्तियां आपकी मदद करती हैं, और वही हो रहा है। नहीं, हमारे पास है क्या? थोड़ा धार्मिक हो रहे हैं आप? नहीं, पर ये सच्चाई है। बात धार्मिक होने की नहीं है, ये सच्चाई है। नहीं तो आप ये देखो, इन 2 साल में इन्होंने इतने बड़े बड़े षड्यंत्र, आपने तो किताब भी लिखी है, इतने बड़े बड़े षड्यंत्र खेले हमारे खिलाफ। हम कैसे बचे रहे? मतलब मेरे फोन टैप होते हैं, मेरी ईमेल टैप होती है, मेरे पीछे आई भी छोड़ रखी है, मनीष सिसोदिया की रेड करा दी, हमारे स्टिंग ऑपरेशन, संतोष कोहली का मर्डर करा दिया। हमने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए कुदरत हमारी मदद कर रही है, भगवान हमारी मदद कर रहा है। लेकिन अरविंद, आज कपिल सिब्बल ने भी आपको सुना बधाई दी है? फोन आया था क्या उनका? नहीं, उनका कोई फोन नहीं, मेरे पास किसी नेता का फोन नहीं आया। अगर आए तो स्वीकार कर लेंगे कि नहीं? नहीं, फोन रिसीव करने में तो क्या हर्ज है? क्योंकि इन लोगों ने, कुछ लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, आपका मजाक उड़ाया था। उनकी, वो अपना धर्म कर रहे हैं, हम अपना धर्म कर रहे हैं। बट जो पोलिंग के कुछ दिनों ठीक पहले जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें आपके कुछ लोग फंसते हुए नजर आए थे। पर आपको तो पता है, उस सच्चाई तो आपके चैनल ने दिखाई थी। वो स्टिंग की जब रॉ फुटेज आई थी, तो ये था कि वो सारा का सारा फर्जी स्टिंग था, जिसको कुछ चैनल्स ने और अनुरंजन झा ने मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा था। उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ? हो सकता है, मैं इससे दूर ही नहीं, हो सकता है। जनता के मन में एक भ्रम तो पैदा करते ही हैं ये लोग। अगर वो नहीं होता तो आपको ज्यादा फायदा होता? जैसे शाजिया इल्मी आज 326 वोट से हारी है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसका असर हुआ हो।
बट अरविंद, अगर पूरी बातचीत को अगर हम देखें तो वो कोई ऐसा क्षण आपको लगा कि जिस तरीके के आप प्रपोजल्स दे रहे हैं, जिस तरीके का मॉडल आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता? आप मोहल्ले सभाओं के बारे में बातचीत करते हैं, आप लोगों से राय मशवरा करके उनसे फैसले के बारे में बातचीत करते हैं, क्या ये संभव नजर आता है? बहुत सारे देशों में होता है। हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे ना, उससे पहले ऐसे ही होता था। बहुत सारे देशों में, अमेरिका में आप चले जाओ, अमेरिका में टाउन लेवल पे, काउंटी लेवल पे, म्युनिसिपैलिटी लेवल पे हर महीने मीटिंग होती है, फिक्स डेट फिक्स टाइम पे जनता इकट्ठी होती है। मैंने एक ऐसी मीटिंग देखी है, जनता इकट्ठी होती है, जनता निर्णय लेती है और वहां के मेयर को और वहां के अफसरों को वो निर्णय मानने पड़ते हैं। जनता कहती है भाई हमारे यहाँ का सरकारी पैसा, पहले ये फुटपाथ बनेगा, फिर ये बनेगा, इस पैसे से ये होएगा, और उनको मानने पड़ते हैं। जनता निर्णय लेती है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं ले सकती? हमारे यहाँ भी ले सकती है। डिसीजन मेकिंग बहुत डिले हो जाएगा ना, जल्दी होता है। हमने ये दिल्ली में भी इम्प्लीमेंट करके देखा है। दिल्ली में बिन्नी, विनोद कुमार बिन्नी जो है, उनकी वार्ड में हमने इम्प्लीमेंट करके देखा। वो तो ऑन द स्पॉट, आपने मोहल्ला सभा बुलाई, लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने आपस में डिसाइड किया भाई ये वाला पैसा यहाँ खर्च होगा, ये वाला पैसा यहाँ खर्च होगा, और ऑन द स्पॉट प्रपोजल पास हो गए। नहीं तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये प्रपोजल दबा के रखती है। जब तक ठेकेदार पैसा ना लेके आए तब तक लटकता रहता है और इतना टाइम लग जाता है ब्यूरोक्रेसी में। यहाँ तो ऑन द स्पॉट पास होता है। आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, सिर्फ दिल्ली तक हम महदूद रहेंगे या बाहर भी निकलेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार तो पूरे देश में है। ये राजनीति में बार बार ये कह रहा हूँ, आज जो कुछ हुआ, दिल्ली के लोगों ने देश के लोगों को एक दिशा दी है और ये बहुत बड़ी बात है। तो देश से भ्रष्टाचार दूर करना है, अरविंद केजरीवाल को नहीं करना। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। लोगों को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तो पूरे देश से भ्रष्टाचार दूर करना है। पर इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल 2014 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसकी भी तैयारी करेंगे और उसको लड़ाई भी आप लड़ेंगे। कैसे करेंगे, कितना करेंगे, कब होगा? लड़ने का मन बनाया है? अभी पार्टी डिसाइड करेगी। अभी तो सारे, आप ही तो पार्टी है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, योगेंद्र यादव है, प्रशांत भूषण है, कुमार विश्वास है, संजय सिंह है, गोपाल राय हैं, सब लोग हैं। जो आपको लगता है ना मेरी उतनी चलती नहीं है पार्टी में। बहुत बड़े बड़े लोग डांट देते हैं मेरे को, चुप करा देते हैं। आपको कोई डांट सकता है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत डांटते हैं मेरे को। कौन लेकिन एक गंभीरता के साथ सवाल, क्या लोकसभा का चुनाव आपकी पार्टी को लड़ना चाहिए? मैं आपकी निजी राय पूछ रहा हूं, मैं पार्टी की राय नहीं पूछ रहा। पार्टी में जो फैसला होगा वो अलग फैसला होगा। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार तो दूर करना है, पूरे देश से करना है। लोकसभा चुनाव की कितनी तैयारी है, कितना लड़ेंगे, कितनी सीटों पे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, यही चुनाव लड़ेंगे कि अगला लड़ेंगे, ये सारी चीजें तो भी बैठ के, स्ट्रैटेजी और टाइमिंग ये भी बैठ के डिसाइड करना है। लेकिन लोकसभा का चुनाव तो कभी ना कभी तो लड़ना है, चाहे 2014 हो, चाहे अभी हो, चाहे बाद में हो, अभी चाहे पूरा हो चाहे कम हो, वो बैठ के भी डिसाइड करेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ना अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लिए बहुत आसान था, क्योंकि दिल्ली में यहाँ 1-1.5 घंटे के अंतर्गत एक कोने से दूसरे कोने पहुंच सकते हैं, अर्बनाइज लोग, पढ़े लिखे। चलो अब इतना तो मानते हैं कि आसान था। पहले 1 साल पहले तो कहते थे ये 70 कैंडिडेट भी ले आएंगे क्या? उत्तर प्रदेश का इलाका या मध्य प्रदेश का इलाका, जहां आप एक छोर से दूसरे छोर जाने में, गांव देहात से जाने में, कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कत होगी और बहुत पैसा भी उसके लिए खर्च होगा। उसके लिए भी आपकी पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, पार्टी का संगठन वहां पे तैयार है? 2 चीजें हैं। एक तो ये कि पहली चीज तो ये कि 350 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आम आदमी पार्टी की यूनिट्स बन चुकी हैं। 350? हाँ। दूसरी चीज ये कि ये चुनाव अगर अरविंद केजरीवाल का है तब हमें ट्रैवल करना पड़ेगा हर जगह। ये चुनाव जनता का चुनाव है। दिल्ली में भी इसको हमने जनता का चुनाव बनाया था, जनता चुनाव लड़ी थी, हम लोग चुनाव नहीं लड़े थे। जितने वॉलंटियर्स थे हमारे, नेता की तरह से बात कर रहे हैं, नहीं सीरियसली, हमारे वॉलंटियर्स हैं। आप तो जानते हैं कितने सारे वॉलंटियर्स थे, आपका तो कैमरा घूमता रहता था। कौन थे ये वॉलंटियर्स? ये हमारे पेड वर्कर नहीं थे। इनको अरविंद केजरीवाल से प्यार थोड़ी था, इनको आम आदमी, इनको सबको आशा की किरण नजर आ, अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के आए हुए थे। कनाडा से, अमेरिका से, बॉम्बे से, हैदराबाद से नौकरियां छोड़ के, छुट्टी ले लेके आए हुए थे। हाउस वाइफ चल रही थी, बच्चे चल रहे थे साथ में, उनका चुनाव था ये। तो दिल्ली की जनता चुनाव लड़ी थी इस बार, उसी तरह से देश की जनता चुनाव लड़ेगी। हम नहीं लड़ सकते, हम बहुत छोटे हैं। उम्मीद है कि देश की जनता आपसे जुड़ेगी जिस तरीके से दिल्ली में आपको रिस्पांस मिला, ये उम्मीद है आपको? देखिए, उम्मीद तो इस देश की जनता ही है,
इस देश की जनता कब खड़ी होगी, कैसे खड़ी होगी, ये तो समय बताएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे जनता को खड़ा करने की। जनता खड़ी होगी, कब खड़ी होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस देश को आज एक ही आदमी बचा सकता है, वो है आम आदमी, और कोई नहीं बचा सकता। ये नेता तो खा गए इस देश को। अरविंद, इस दिल्ली के चुनाव में एक बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर ये लगा कि जो आपके समर्थक हैं, आपके वोटर हैं, आपके समर्थक हैं, उसका आधा हिस्सा ऐसे लोगों का है जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। तो देखें क्या फर्क पड़ता है, देखें अभी देख रहे हैं ना, आज एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है। अब ये राजनीति इस देश के अंदर एक वैकल्पिक राजनीति शुरू करेगी। बहुत बड़ी बात हुई है सर, थोड़ा सा समय दीजिए। यानी जो मोदी के समर्थक है वो आपके भी समर्थक है? सर, ये मोदी और राहुल की राजनीति किसने बनाई? आप ही लोगों ने तो बनाई, मीडिया ने तो बनाई। एक आम आदमी के घर चले जाओ आज, उसको तो दूध की राजनीति दिखती है, अपने बच्चों की शिक्षा की राजनीति दिखती है, सड़क की राजनीति दिखती है। उसको कहता है जी बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा मेरा। उसे क्या लेना देना मोदी से, क्या लेना देना राहुल गांधी से? वो तो आप ही लोगों की टीवी डिबेट की राजनीति है। ये अच्छा है कि मीडिया को जिम्मेदार ठहरा दे, लेकिन ये सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि ये आरोप आपके ऊपर अगर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो लगातार लगता रहेगा। और नरेंद्र मोदी की जो छवि है उसको उनके बारे में कहा जाता है विभाजनकारी राजनीति करते हैं, पोलराइजिंग पर्सनालिटीज हैं और बहुत विवादों में रहते हैं। आपकी अपनी राय नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या है? मेरे को उनके बारे में राय सहमत है? क्या उनकी विचारधारा से सहमत है? मेरे को उनके बारे में क्यों सोचना है? इस देश की जनता के बारे में सोचना है। हम इस देश की जनता को इकट्ठा कर रहे हैं। इस देश की जनता में प्यार, और मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, ये लोग विभाजन की राजनीति करते हैं, जहर घोलने की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे जहर घोलते हैं, जाति के नाम पे जहर घोलते हैं। बताओ, तो हम लोगों को जोड़ने की राजनीति करते हैं। उनके जहर को हम प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेके जाते हैं। हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने की राजनीति करते हैं, और वो बड़ा देखिए, प्यार और मोहब्बत का पैगाम जो है ना, वो जहर के उससे बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल है। प्यार का पैगाम, प्यार का संदेश बहुत पावरफुल होता है। ये आप सिर्फ मोदी जी के बारे में कह रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बारे में? ये सारे एक जैसे हैं जी, सारे एक। आपकी नजर में मोदी राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं? मेरे को तो सारे एक जैसे ही लगते हैं। सारे एक जैसे लगते हैं, मुझे कहीं उम्मीद नजर नहीं आती है। बट आपने कहा कि जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की राजनीति करते हैं, विभाजन की राजनीति करते हैं। अरविंद, आपके ऊपर चुनाव के दौरान बड़ा गंभीर आरोप लगा कि आप भी बरेली गए और वहां आप तौकीर जिया जैसे एक विवादास्पद व्यक्ति से मुलाकात की। लोगों ने कहा कि आप धर्म विशेष की राजनीति करने के लिए या धर्म विशेष का समर्थन देने के लिए आपने कदम उठाया, एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन की तरीके से। कैसे? मैं बरेली गया था। बरेली में मैं चादर चढ़ाने गया था क्योंकि कई सारे वॉलंटियर्स का मानना था मुझे जाना चाहिए। मैं गया वहां पे इनसे मुलाकात हुई, ये वहां के हेड हैं, तो मैंने वहां पे इनसे मिलके जब मैं वापस, मेरे को फ्रैंकली बैकग्राउंड का कुछ नहीं पता था। जब मैं मिलके वापस आया तो अचानक रात को टीवी डिबेट शुरू हो गए कि उनसे मिले। मैंने सोचा भाई पता नहीं कैसे आदमी से मिल लिया, तो मैंने पता किया, उनसे पूछा, और सारा पता करने के बाद तो मैंने सोचा भाई अगर मैंने गलती कर दी तो मैं माफी मांग लूंगा, भाई मैं गलत आदमी से मिल लिया। लेकिन जब मैंने पता किया तो एक तो ये आरोप लगा था भी उन्होंने कोई फतवा जारी किया था। उन्होंने कहा मैंने कभी फतवा जारी नहीं किया। बोलो मैं फतवा जारी करूंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने बारे में कहा जाता है सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, भड़काने की राजनीति करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, नहीं वो गलत हुई डिबेट। मैं आपको बताता हूँ उनके, फिर मैंने नेट पे देखे, भाई मैं उनसे पूछूं, वो तो नेट पे उनकी स्पीचेस मैंने सुनी, जो उनकी स्पीच है नेट पे, इतनी खूबसूरत स्पीच है आशुतोष। हिंदू और मुसलमानों को की एकता के बारे में जो वो बोलते हैं, उनकी वो कहते हैं हिंदुओं के मन में ये नेता मुसलमानों के बारे में जहर घोलते हैं, मुसलमानों के मन में ये नेता हिंदुओं के बारे में जहर घोलते हैं, हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। और वो शंकराचार्य के साथ एक स्टेज पे शेयर की हुई उन्होंने, और शंकराचार्य के साथ हाथ ऊपर करके दोनों मुट्ठी बंद करके कहते हैं कि हम दोनों मिलके इस देश के हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लेके आएंगे। इतनी खूबसूरत स्पीच थी। आपको कोई अफसोस नहीं? नहीं, अगर कोई गलत आदमी होते, फ्रैंकली जब मैं गया मुझे नहीं पता था, तो मैंने जब तहकीकात की तो पता चला ये तो बहुत अच्छे आदमी है, नहीं तो मैं कह देता भाई हाँ मेरे से गलती हो गई, बहुत अच्छे आदमी है वो। अभी इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पे और आखिरी एक दो सवाल और है, वो ये कि आपकी जब आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन के दौरान आपके ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहा कि आप लोग दरअसल आरएसएस आप लोगों को सपोर्ट करता है, और इसीलिए ये आरोप लगा कि मुस्लिम तबका आपके साथ नहीं जुड़ता है। क्या इस चुनाव के दौरान आपको लगा कि मुस्लिम तबका अभी भी आपके प्रति हिचक रखता है?
देखिए सर, बीजेपी वाले कहते हैं हम कांग्रेस के एजेंट हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं हम बीजेपी के एजेंट हैं। कभी कहते थे हम कॉर्पोरेट्स के एजेंट हैं, फिर जब मुकेश अंबानी का खुलासा किया तो हम तो जी एक आम आदमी के एजेंट हैं। और इस बार जिस किस्म से इन पार्टियों की हार हुई है, इस बार आज का जो मैंडेट है ये इन दोनों पार्टियों के खिलाफ है। आप सीट्स में मत जाइए। बीजेपी का जो पिछली बार वोट शेयर था वो कम हुआ है। इसका मतलब बीजेपी अपना पिछले बार जिन लोगों ने वोट दिया था बीजेपी को, उनको भी रिटेन नहीं कर पाई है। कांग्रेस का तो बुरा हाल हो ही गया है। तो दोनों पार्टियों के खिलाफ आज का वो है। सीट्स में थोड़ा बहुत वो रह सकता है। दोनों पार्टियों के खिलाफ है जिन्होंने लोगों ने मत दिया है। आखिरी सवाल, तो इन दोनों पार्टियों का वोट बैंक टूटा है। जो आप वोट बैंक की बात कर रहे थे, मुसलमानों को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, मुसलमानों ने जम के आम आदमी पार्टी को वोट दिया। वाल्मीकि को मुसलमानों इसका कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, उन्होंने जम के आम आदमी पार्टी को वोट दिया। इनको मिडिल क्लास को और ट्रेडर्स को बीजेपी का वोट बैंक माना था, उन्होंने जम के वोट। सबके वोट बैंक टूटे हैं सर। इंसानियत का वोट बैंक जीता है। वो हमारा, लोग पूछते हैं आपका कौन सा वोट बैंक है अरविंद, हमारा वही वोट बैंक है। जो लोग इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं वो सारा हमारा वोट बैंक है। आखिरी सवाल, अन्ना हजारे से जब आप मिलेंगे तो उनसे आशीर्वाद मांगेंगे दोबारा? बिल्कुल। बिटरनेस अभी भी अन्ना हजारे आपके बीच में है? कोई बिटरनेस नहीं है सर। देखिए वो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो दो थप्पड़ भी मार लें तो बिटरनेस मेरे मन में तो कैसे आ सकती है। वो बुजुर्ग हैं, डांट सकते हैं, उनका अधिकार है। कोई अफसोस है कि अन्ना हजारे के साथ जो आपका राब्ता था वो नहीं रहा? किसी तरीके का अफसोस? नहीं नहीं, मेरी तरफ से कभी भी कोई गलत उनके मन में भावना नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कम से कम दिल्ली के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत की है। और दिल्ली के बारे में जो कहा जाता था कि यहाँ पैसे के बल पर राजनीति होती है, धन के बल पर राजनीति होती है, बाहुबल के बल पर राजनीति होती है, शराब और तमाम चीजों के बल पर राजनीति, वहां कम से कम इन्होंने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है और इसी वजह से आज ये चर्चा में है। हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इनका यही तेवर बरकरार रहे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद लोगों के मन में दिखती है। अरविंद, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।